गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग इन पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? और हम आए हैं आपके लिए एक और शो लेके। एक बहुत ही अच्छा T20 हुआ पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे। पाकिस्तान ने बहुत ही कन्विंसिंगली इस पे विक्ट्री हासिल की। तो इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं पाकिस्तान के लिए, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और हम ओवर टू आवर होस्ट समीर। जी बिल्कुल, सबको गुड आफ्टरनून देखने वालों को। और हम आज की वीडियो में पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के फर्स्ट T20 के एनालिसिस करेंगे और थोड़े से चैंपियन ट्रॉफी के जो अपडेट्स हैं वो भी शेयर करेंगे। पहली बात मैं आपसे कहूँगा कि मैच देखा आपने, जो चेंजेस तो हमने प्लेइंग 11 भी अनाउंस की थी जो हमारी प्रीव्यू वीडियो पर थी, तो उसको कैसे देखना? सलमान अली का पहला मैच था एज कैप्टन ऑफ T20 साइड, जो सही कैप्टनसी की और जो प्लेइंग 11 उतारी, उनको कैसे देख रहे हैं? प्लेइंग 11 मुझे लगता है कि स्टिल जो लास्ट वीडियो में हमने प्लेइंग 11 बताई थी, इसमें 3 या 4 चेंजेस हैं। तो बॉलिंग यूनिट मुझे सही लगा, पर बैटिंग में मुझे स्टिल लगता है कि पाकिस्तान को और अच्छी अप्रोच और इंटेंट के साथ खेलना चाहिए। और हम अपना जैसे कि उस्मान खान अच्छे स्टार्ट मिला उनको फिनिश करना चाहिए था। एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि 18 ओवर में हमारा स्कोर था 138। तो आखिर के जो 33 या 34 रन बने वो 12 बॉलों पे बने हैं। इरफान खान, नियाज़ी और तैयब ताहिर ने बनाए हैं। तो हमको ये सब चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए कि 18 ओवर तक हमारी बैटिंग स्ट्रगल करती आई है। तो इसमें मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 और बेहतर हो सकती है। ओवरऑल सलमान अली आगा की कैप्टनसी अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी। पॉजिटिव इंटेंट था और थोड़ी थोड़ी रिजवान की भी झलक आई कैप्टनसी में। बिल्कुल। अभी प्लेइंग 11 आपने कहा कि अच्छी हो सकती थी, इसमें जो प्लेइंग 11 खेली उसमें आपको लगता है कोई चेंज ऐसा हो सकता था जो पाकिस्तान के लिए बेहतर नज़र आ सकता था? साहिबजादा फरहान बेंच पे बैठने के लिए टू गुड अ प्लेयर है। साहिबजादा फरहान को मौके मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते आप कि उनको डिफ़िकल्ट कंडीशंस में खिला के आप बाहर कर दो। एक 7 ओवर के मैच में उन्होंने आउट हो गए, उसके बाद 2 मैच नहीं रन कर सके। तो एक प्लेयर कंसिस्टेंट 3 साल 4 साल परफॉर्म करके आया है, तो उसको कंसिस्टेंट चांसेस देने चाहिए। देखिए, अब साइम अयूब को आपने डेवलप कर लिया ना, तो मुझे लगता है साहिबजादा फरहान इस टीम में आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। और कुछ भी करके मुझे लगता है कि जो हारिस रऊफ़ हैं, यह आपको आगे बहुत मेन बॉलर होगा। ऐसा ना हो कि वर्ल्ड कप की तरह फिर उनकी 138 139 आने लग जाए। वो 150 पे बॉल कर रहे हैं। अब वो कंसिस्टेंट ऑस्ट्रेलिया से खेल के आ रहे हैं, उनको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। और मुझे नहीं लगता पाकिस्तान टीम को हारिस रऊफ़ की आगे नेक्स्ट 2 मैचेस में नीड है। लेकिन आगे साउथ अफ्रीका का टूर बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी चैम्पियन ट्रॉफी और वेस्ट इंडीज़, मुझे लगता है वो होम पे तो टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, पर साउथ अफ्रीका में उनको टेस्ट क्रिकेट ज़रूर खिलानी चाहिए। बाउंसी विकेट्स हैं और वो बहुत हैंडी बॉलर हो सकते हैं हारिस रऊफ़ वहाँ पे। तो हारिस रऊफ़ को रेस्ट देना चाहिए। और मे बी आप हसनैन को ट्राई कर सकते हैं। और मैं कुछ भी करके ना, साहिबजादा फरहान पे तो कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं। आपको उसको लाना ही लाना है प्लेइंग 11 में। बिल्कुल। और हमने देखा है पास्ट में भी पाकिस्तानी पेसर्स जो हैं वो जब आउटसाइड ज़्यादा खेलते हैं, ओवरसीज़ जो टूर जिनको नहीं खेलना चाहिए, फिर वो इंजरी का रिस्क होता है। और हमने अभी पहले भी कहा था कि शाहनवाज धानी एंड अहमद नियाल को इंजरीज हुई, तो होपफुल है कि ऐसा ना हो। अभी आपने कहा कि साहिबजादा फरहान, तो इस प्लेइंग 11 में आपको क्या लगता है किस पोजीशन में साहिबजादा फरहान जो है वो खेलना चाहिए उनको? साहिबजादा फरहान ज़्यादा डोमेस्टिक में तो नंबर 3 खेलते हैं, तो नंबर 3 पे खेलें। उस्मान ओपन करें, उस्मान मुल्तान सुल्तान से ओपन करते आए हैं। तो मेहर बिन यूसुफ गुड प्लेयर, पर सही है, डेब्यू करा दिया आपने, ठीक है। पर मैं कोई किसी से कुछ खिलाफ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि साहिबजादा फरहान ज़्यादा एक्सपीरियंस और ज़्यादा बड़ा परफॉर्मर है। अगर आप न्यूट्रल बेसिस पे चांस दें तो उसका चांस बनता है। और साहिबजादा फरहान 3 पे खेलेगा, उस्मान और साइम ओपन करेंगे उसमें तो एक पॉइंट था कि उमैर बिन यूसुफ जो है T20 में नज़र आया ओपनिंग के उन लोगों ने उन्होंने, और उनका जो पेयरअप था सैम अयूब के साथ था, वो कैसे देख रहे हैं? एक नया हमें T20 साइड में दिखा है कि डुओ जो है ओपनिंग उनके कैसे अपडेट करेंगे? अच्छा पेयर है ये। पास में सिंध की तरफ से ओपन कर चुके हैं दोनों साथ। फिर उमैर बिन यूसुफ नीचे चले गया था, शर्जील ने ओपन किया था। तो डोमेस्टिक में ये दोनों सिंध से खेलते हैं, तो खेलते थे। और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, इन दोनों का क्लब भी सेम है, पाकिस्तान सीसी कराची से। तो काफ़ी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट इन्होंने साथ खेली होगी, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी इन दोनों की।
लेकिन ये अभी तो इंटरनेशनल का जस्ट स्टार्ट है और इन्होंने बस बहुत छोटा 18-19 रन का स्टार्ट दिया, तो जिसके अंदर भी मोस्टली बाउंड्रीज थी। तो टू अर्ली टू कमेंट इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप पे, पर मुझे स्टिल लगता है कि अंडरस्टैंडिंग तो इनकी होगी काफ़ी, क्योंकि ये बचपन से साथ खेलते आ रहे हैं। बिल्कुल। और सिर्फ जैसे कहा 18 रन की पार्टनरशिप, ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, तो इसको कैसे देख रहे हैं कि हम ऐसे देख सकते हैं कि उमैर बिन यूसुफ जो है एग्रेसिवली खेलेगा, सैम अयूब एंकर करेगा, तो इन दोनों में से आप बताएं कि कौन आपको लगता है कैसा रोल किया? दोनों ही एग्रेसिव जाएंगे, पावर प्ले पे अटैक करेंगे, तो कैसे देखेंगे दोनों को इन फ्यूचर? अभी तो मुझे लगता है कि साइम अयूब जिस जोन में है वो उसको तो अटैक डिफेंस कुछ भी नहीं, वो अपने बैटिंग को एंजॉय कर रहा है। तो मुझे मोस्टली लग रहा है कि साइम अयूब ही अटैक करेंगे, और जो उमैर बिन यूसुफ का नेचुरल गेम है वो शुरू में टाइम लेते हैं और एंड में फिर कैपिटलाइज करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग ना बहुत जल्दी प्लेयर्स पे ना छाप लगा देते हैं कि ये प्ले T20 का नहीं है, अगर इसने 50 बॉल पे 50 किया, ये प्ले T20 का नहीं है। तो उमैर बिन यूसुफ तेज़ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, नए बॉल पे देखें रूम बना के शॉर्ट खेल रहे थे, तो नए बॉल पे आप बॉल जगह से स्विंग हो सकता है, अच्छा बॉल पड़ सकता है, तो आप अपनी शेप मेंटेन करें और जहां आपको लूज़ बॉल मिले वहां रन करें। तो उमैर बिन यूसुफ कोशिश कर रहे हैं कि अल्ट्रा एग्रेसिव होने की, लेकिन मुझे लगता है कि उनको अपनी गेम खेलनी चाहिए। और जैसा आपने लास्ट हमने जो वीडियो उसमें स्टैट शेयर किया था कि 154 to 160 एवरेज स्कोर है, 158। तो अगर हमारी टीम में इतनी कैपेबिलिटी है कि हम एंड में अगर विकटें हाथ में हो तो कैपिटलाइज कर सकते हैं। एक अच्छी फाउंडेशन अगर उमैर बिन यूसुफ खेलते हैं तो उनको देनी चाहिए। बिल्कुल। और मैं सैम अयूब को तो हमें पता है एग्रेसिवली खेला, और उमैर बिन यूसुफ ने भी एग्रेसिव अप्रोच दिखाया, इवन तो उनके रन नहीं थे बड़े। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपने कहा कि 18 ओवर्स में स्कोर था 130, तो पावर प्ले को कैसे करें? नई जोड़ी है बट स्टिल पावर प्ले में अच्छा कर सकते थे या सही किया पिच के हिसाब से, तो पावर प्ले को कैसे देख रहे हैं? पावर प्ले का एक्चुअली ऐसा है कि हम अगर हमारा ये शुरू से एक पैटर्न है बाबर रिजवान का कि हम पावर प्ले में अगर देखा जाए तो इस टाइम पाकिस्तान सबसे लोएस्ट है। हमारी पावर प्ले में कभी कभी आई थिंक 40 रन भी बनते हैं, 30-40, फिर हम बाद में कैपिटलाइज करते हैं। तो साइम अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि पावर प्ले में अगर हमको इंटेंट दिखाना पड़ेगा तो आने वाले बैट्समैन के लिए इजी हो जाएगा। हम एक्चुअली अगर आप देखें ना, आप क्रिकेट ऐसे अगर 150 या 160 टारगेट हो तो लोग पावर प्ले में 60-70 रन करके वही गेम ख़त्म कर देते। तो मुझे ऐसा लगता है कि पावर हिटर तो आप नहीं कह सकते उमैर बिन यूसुफ को, लेकिन हमको नए बॉल पे भी कोई अटैकिंग प्लेयर लाना चाहिए, राइट हैंडर, जो सैम को कॉम्प्लीमेंट करे दूसरे एंड से। बिल्कुल। और 18 पे 1 था, उसमें बाद सैम अयूब की पार्टनरशिप लगी थी, उनकी पार्टनरशिप लगी उस्मान खान के साथ। और वो कैसे देख रहे हैं? क्योंकि वो 18 for 1 थे पर 59 for 2 हुआ, वो कैसे पीरियड था जिसमें हमने देखा कि एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली? नहीं, अच्छी पार्टनरशिप हुई। उस्मान खान ये है कि वो उन्होंने बड़े स्कोर नहीं किए, पर आप देखें अगर वर्ल्ड कप से जब से उनको चांस मिला है वो पार्टनरशिप में इन्वॉल्व रहे हैं, 20, 25, 30 करते हैं, रना बॉल खेलते हैं, फिर बाउंड्रीज फाइंड करते हैं। तो एक अच्छी फाउंडेशन उन्होंने दी सबको के एंड में लॉन्च करें। कंडीशंस इतनी इजी नहीं थी, बॉल फंस के आ रहा था, काफ़ी कैचेस भी ड्रॉप हुए, मैंने देखा ऑन दी अप शॉट नहीं लग रही थी, तो डिफ़िकल्ट कंडीशंस थी, पर दोनों ने अच्छा खेला। साइम अयूब बहुत अच्छी फॉर्म में है, मुझे लग रहा है कि इन नेक्स्ट 2 मैचेस में हम साइम अयूब की तरफ से एक और शो देखेंगे। बिल्कुल। और एक मैं चलूँगा, उस्मान खान बहुत अच्छा खेल रहे थे और उन्होंने एक 6 भी दिया था, उसके बाद नेक्स्ट बॉल पर आउट हुआ। वो कैसे दिख रही है? क्योंकि लग रहा था जैसे वो जो स्पिनर ने सेटअप किया उनको, तो उस डिसमिसल के बारे में क्या कहेंगे उस्मान खान के? वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसमिसल था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उस्मान खान बिल्कुल सेट थे और अपनी मर्ज़ी से डोमिनेट कर रहे थे, बाउंड्रीज लगा रहे थे, और वो उन्होंने एक स्टार्ट फिर वेस्ट किया। 12 ओवर में उन्होंने 39 सेट प्लेयर थे, उनके पास पूरा मौका था शो करने का। और हमारे जो एडिटिंग टीम है, जो शॉन है, वो आपके साथ हमने एक पिक्चर बनाई है, वो शेयर करेंगे, जो उस्मान खान की बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर है कि उन्होंने सामने छक्का मारा है उससे पहले उस बॉल पे, और दूसरी बॉल पे जब वो मारने गए हैं, अपना कट मारने गए हैं, और उनका टॉप एज लगा, बॉल थोड़ा छोड़ के किया रायन बर्ल ने, तो उनका जो बैट का फेस है वो कट मारते हुए बंद हो गया। तो ये जो भी कोचेस देख रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा एक काम है कि एक इंटरनेशनल प्लेयर है, वो
कट मार रहा है, उसका बैट का फेस बंद हो गया है, तो उस्मान को इस पे काम करना पड़ेगा। क्रिकेट बहुत फास्ट है, ये हम देख रहे हैं तो जो दूसरी टीम के एनालिस्ट हैं वो भी देख रहे होंगे, और उम्मीद है कि उस्मान बहुत अच्छा प्लेयर है, आगे इस चीज़ से निकल के आए। और आप हमें से ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमने जो ये बात फाइंड आउट की कि आपको कैसी लगी, और आप हमसे एग्री करते हैं कि नहीं, इसको हमें कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं। बिल्कुल। और मोस्ट हमारे व्यूअर्स हैं क्रिकेट के पैशनेट होंगे और मोस्ट लाइकली जो है वो क्रिकेट खेलते भी होंगे। तो मेरा एक सवाल आपसे, ये जो है फेस बंद क्यों होता है कट शॉट पे? इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो आप जब मिड विकेट, बॉटम हैंड आपका स्ट्रॉन्ग है, आपने प्लान मिड विकेट का किया, आप अगर स्लो मोशन में वो वीडियो देखें उस्मान की, उसने अपनी फ्रंट लेग क्लियर की, फिर बॉल ऑफ का था तो उसने कट मार दिया। तो एक तो आपका बॉटम हैंड जब हार्ड होता है तो आप कोई भी चीज़ है, अगर मैं स्लोली कर रहा हूँ या आराम से कर रहा हूँ तो मैं प्रॉपरली उसको कर सकूँ। अगर मैं ऐसे तेज़ी में करूँगा या मेरी शेप ख़राब हो जाएगी। इसके लिए आवर्स ऑफ आवर्स की रैप, आवर्स ऑफ आवर्स की प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप विराट कोहली को देखें या इयन बेल की कवर ड्राइव है, हैरी ब्रूक है, वो विकेट पे काम है, रिलैक्स है, बॉल आया, चेक किया, पीछे गए, गैप में प्लेस कर दिया। तो आई नो T20 क्रिकेट है, पर मोहम्मद हफीज़ बार बार एक बात कहता है कि अपनी शेप को मेंटेन रखें, सब कुछ उसी में ही है। तो ये प्रैक्टिस कर करके होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बॉल की मेरिट पे खेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप छक्का मिड विकेट सोचें और कट का बॉल है तो कट मार दें। नॉर्मल विकेटों पे आप कर जाओगे, जैसे पाकिस्तान की फ्लैट विकेटें हैं, सीमेंट विकेटों पे आप कर जाओगे। ये एक्चुअली कराची का प्लेयर है, तो हम सीमेंट विकेट पे जब खेलते हैं ना तो हमें बाउंस का अंदाज़ा होता है। अब जब बॉल थोड़ा अटकेगा, फंसेगा, बाउंस करेगा, वहाँ ये चीज़ें प्रॉब्लम आएंगी। बिल्कुल। हम होपफुल हैं कि जो एनालिसिस बैठे हैं पाकिस्तान टीम के वो देखेंगे, और हम होपफुल है कि उस्मान अच्छे स्कोर करेगा भी। जो 2 रिमेनिंग मैचेस है, एक मैं पॉइंट करना चाहूँगा, तैयब ताहिर मैन ऑफ द मैच भी बने, उनकी इनिंग को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि 25 बॉलों पे 156 स्ट्राइक रेट, वो लग रहा है जैसे बैकबोन है पाकिस्तान की इस इनिंग्स की। तो उस इनिंग्स को कैसे देख रहे हैं? तैयब ताहिर को T20 में लाए हैं, मैं तो फिर अभी भी कंसिडर करता हूँ कि तैयब ताहिर रेड बॉल और वनडे का बहुत अच्छा प्लेयर है, और स्पिनर्स पे बहुत ही आला खेलते हैं। स्पिनर्स को सेट नहीं होने देते। कभी कभी तो मलिक की याद आ जाती है जो फीट यूज़ करते हैं, और स्वीप शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं। ये सामने सिंगल्स गैप में बिजी प्लेयर हैं, तो ये काफ़ी इन्होंने अपने आउट ऑफ द बॉक्स इनिंग खेली, 156 का स्ट्राइक रेट। तो अच्छे साइंस है पाकिस्तान के लिए। इनको मिडिल ऑर्डर में इसीलिए लेके आए हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग और स्ट्रॉन्ग की जाए, और कभी मतलब अगर विकेटों का ऊपर से कोलैप्स होता है तो नीचे स्टेबिलिटी हो, जो कि उन्होंने बिल्कुल इस मैच में प्रूव की है। बिल्कुल। और इसमें एक पॉइंट करूँगा सलमान अली आगा की। सलमान अली आगा के हमने कहा था कि नंबर 4, हमारी जो प्रीव्यू वीडियो में था कि नंबर 4 पे खेलेंगे, एंड वो 4 पे खेले। उनकी बैटिंग को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि काफ़ी लोग कंट्रोवर्शियल भी कह रहे हैं कि वो जो है T20 में की जगह नहीं बनती एंड ऑल। अब इवन दो टू यंग, भी बहुत जल्दी है इसको डिसाइड करना, बट उनकी बैटिंग को कैसे देख रहे हैं? 68 का स्ट्राइक रेट था, 13 जो है रन 19 बॉल्स पे, तो कैसे देख रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है वो कैप्टनसी का प्रेशर अपने आप पे लेके लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट चाह रहे हैं करना। और सलमान क्योंकि खुला खेलते हैं, हमने टेस्ट मैचेस में भी देखा है, वो आते ही बाउंड्रीज मारते हैं, और उनके लिए 80-90 का स्ट्राइक रेट वो टेस्ट में खेलते हैं, और 100 स्ट्राइक रेट से भी खेल लेते हैं। तो T20 में 68 का स्ट्राइक रेट जस्टिफाई तो नहीं करता, लेकिन स्टिल उनके अर्ली डेज हैं कैप्टनसी के, और वो जीते हैं, तो हमको उनको बैक करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक सीरीज़ के बाद हटा दें। और हमें पता है कि वाइट बॉल कैप्टन रिजवान ही है, लेकिन अगर बोर्ड ने कुछ डिसीजन लिया है तो उसको बैक करें, उसको वाइस कैप्टन रखें, और अगर उसमें आपको फ्यूचर कैप्टन दिख रहा है तो उसको एटलीस्ट आपको 1-2 साल बैक करके फिर डिसीजन लेना चाहिए। बिल्कुल। अभी बहुत जल्दी, बट मैं एक बात कहूँ, सलमान अली का सेटिस्फाइड नंबर 4 पे खेल रहे हैं इस प्लेइंग 11 में? आपको लगता है ऊपर नीचे आना चाहिए उनको? सलमान अगर जगह उनकी 4 पे बनती है। अभी सलमान जो खेलते हैं, आई थिंक इस्लामाबाद से खेलते हैं ना, ये इस्लामाबाद से ये नंबर 3 पे खेलते हैं ये। तो ऐसा है कि नंबर 3 पे तो अभी इस टाइम जगह बनाना मुश्किल होगा। उस्मान ने ऑस्ट्रेलिया में 50 किए, अभी फिर 40 कर दिए, और उस्मान अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं। तो ये कैप्टन है,
अपना चाहे तो नंबर 3 पे भी खेल सकते हैं, पर अगर पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखें तो सलमान अली आगा नंबर 4 पे भी हैं। एक आध इनिंग ऊपर नीचे होती है, पर आप सोचें कि अगर आपका पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है और नंबर 4 पे कुलदीप यादव आ रहा है और किसी से पिक नहीं हो रहा और सलमान अली आगा आकर उसको रिवर्स स्वीप और स्वीप मारे और उसकी लाइन ख़राब कर दे, तो मुझे अभी भी लगता है सलमान अली आगा आपका स्पिन का बेस्ट प्लेयर है इस टाइम इस स्क्वाड में। बिल्कुल, और हमने देखा है जो टेस्ट में उनकी काफ़ी उन्होंने परफॉर्मेंस दी। सलमान अली आगा के डिसमिसल पे आते हैं, सिकंदर रज़ा ने आउट किया, वो कैसे देख रहे हैं और इसका उनका डिसमिसल हुआ था? लूज शॉट, वेरी लूज शॉट, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। अर्ली डेज हैं, कैप्टनसी उनके माइंड में है, क्या चल रहा है, कितने रन इनफ हैं नहीं हैं, डॉट बॉल मैंने खेलनी है, तो इस तरह का शॉट लग जाता है। पर वेरी लूज शॉट, और हमें इस तरह के शॉट्स देखने की आदत नहीं है सलमान अली आगा से। बिल्कुल, इसमें मैं करूँगा कि जो लास्ट फिनिशिंग हुई है इरफान खान नियाज़ी का बहुत बड़ा रोल था उसमें तैयब ताहिर के साथ, और उनका 180 स्ट्राइक रेट था, और जिसमें जो है 3 चौके मारे उन्होंने। तो वो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वो एक जो उनका इंपॉर्टेंट टच था एंड ऑफ द इनिंग्स में। इरफान नियाज़ी मुझे हर दफ़ा इम्प्रेस कर जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता है ये कोई छक्का नहीं मारते, 4 चौके 5 चौके 3 चौके, स्ट्राइक रेट 180 का होता है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत अच्छी है, बहुत फिट है। और मैं तो बोलूँगा कि जो उनका बैटिंग नंबर है, ये जैसे आप दुनिया के पावर हिटर्स देखते हैं, टिम डेविड हो गया या आसिफ अली हो गया, जो आके 3-4 ओवर में 10-12 छक्के मार देते हैं 18 बॉलों में 20 बॉलों में, उस तरह नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये T20 में भी 15 से 20 रन फील्डिंग में बचाते हैं, और पाकिस्तान का फील्डिंग में शुरू से प्रॉब्लम रहा है, कैचेस बहुत अच्छे लेते हैं। तो मुझे 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 अभी भी ऐसा लगता है कि हम इरफान खान नियाज़ी को ना ऊपर नंबर पे भी चांस दे सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इनिंग्स वो नॉट आउट ही आ रहा है, तो एक अच्छा बैट्समैन नीचे वेस्ट हो रहा है। पर फिर वही है कि किस तरह हम एडजस्ट करेंगे या कैसे करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको T20 का चैम्पियन बनना है ना, तो कई मैच में आपको 18 पे 40 भी करने होंगे और 4 ओवर में 60 भी करने होंगे। तो वो फिर कैरन पोलार्ड, टिम डेविड, उसी तरह के प्लेयर्स हैं जो आपको उस सिचुएशन से निकाल के ले जाते हैं। बिल्कुल, हमने फील्डिंग की बात की। फील्डिंग में हमने देखा उन्होंने पाकिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया के मैचेस में कैचेस बहुत अच्छे पकड़े थे, एंड बैटिंग PSL में बहुत अच्छी कराची किंग्स की परफॉर्मेंस थी, बैकबोन रहे। तो होपफुल हैं कि उनको अगर ऊपर बैटिंग करने का मौका मिले तो वहाँ भी परफॉर्मेंस देंगे। एज ए यंग ये पाकिस्तान की जो है T20 की टीम है, इसमें ना बाबर है ना रिजवान है, बैकबोन नहीं है। तो इवन तो पाकिस्तान मैच जीता, इनकी कैसे रेट करेंगे पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस को, पावर प्ले, फिनिशिंग, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, ओवरऑल? मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल तो पाकिस्तान को काफ़ी चीज़ें इम्प्रूवमेंट की, काफ़ी कैचेस छूटे हैं। ये 160 हुआ है, पर ये 120 भी हो सकता था। अच्छी टीम्स आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं देंगी कि स्लिप में से कैच जा रहे हैं, कीपर कैच छोड़ रहा है और कैचेस सामने गिर रहे हैं, ट्राई नहीं कर रहे, रनआउट्स भी मिस हुआ है एक मैंने देखा। तो ओवरऑल मैं देखूंगा तो देयर इज़ अ लॉट टू इम्प्रूव और बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। बट ये है कि जब आप जीतते हैं तो काफ़ी चीज़ों पे पर्दा डल जाता है। तो पॉजिटिव इसमें यही है कि तैयब ताहिर एंड इरफान खान नियाज़ी और इब्रार कंसिस्टेंटली आउट कर रहा है, विच इज़ गुड। तो स्ट्राइक रोटेशन को कैसे देख रहे हैं इन प्लेइंग इलेवन में सबके? अभी स्ट्राइक रोटेशन तो मैंने ज़्यादा देखा नहीं, मोस्टली प्लेयर्स तो बाउंड्री पे जा रहे हैं। उस्मान खान ने अच्छी स्ट्राइक रोटेशन की और इरफान खान नियाज़ी और तैयब ताहिर की थोड़ी सी नीचे पार्टनरशिप लगी, तो स्ट्राइक रोटेशन अच्छी कर रहे हैं। पर हमको और इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी अभी भी ऑलमोस्ट 30% से ज़्यादा डॉट बॉल है। बिल्कुल, और हम होपफुल हैं कि एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमने देखा है कि इसमें इब्रार नया बॉल कर रहे हैं। तो T20 में शाहीन नया बॉल करता था और नसीम, और नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप है 2026 का वो इंडिया में है, और पाकिस्तान मोस्टली मैचेस अपने श्रीलंका में खेलेगा। तो स्प्रिंट फ्रेंडली कंडीशंस हैं, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम ने अभी से उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी है और इब्रार नया बॉल कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हम फ्यूचर में इब्रार को नया रोल देख रहे हैं, और वो पावर प्ले में बहुत ही डेंजरस बॉलर है। अगर आप उसको हिट मारने जाते हैं और पिक नहीं होता, तो आप देख रहे हैं वो किस तरह बोल्ड कर रहा है। तो श्रीलंका में उसको कंडीशंस हेल्प करेंगी, और मुझे लगता है कि इब्रार एक वाइटल रोल प्ले कर सकता है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, और हमने देखा कि क्वीन स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट वेन्यू पे जो 2 वनडेज़ हुए और अभी पहला T20 स्पिन ने डोमिनेट किया है, और उसकी वजह से देखा कि सिकंदर रज़ा, इब्रार ने भी परफॉर्मेंस इस पर मारते हैं, बट सिकंदर रज़ा का इम्पैक्ट
वो कितना बड़ा रहा है और अभी 2 मैचेस में रहेगा जो स्पेन का सिकंदर रज़ा की? सिकंदर रज़ा देखें बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और सलमान अली आगा जो उन्होंने कैप्टनसी जो इनिंग स्लो खेली है थोड़ी, उनका यही था कि मैं सिकंदर रज़ा को विकेट नहीं देना चाहूँगा, मैं डॉट खेल जाऊँगा, हम एंड में कवर कर जाएंगे। पर 4 ओवर 14 रन एक आउट किया उन्होंने। T20 में 3 रन का इकॉनमी इट्स आपको बहुत रेयर दिखेगा। तो जबकि सारे बॉलर्स को 10.25 10.25 7 रन पे ओवर इस पे रन बुज़र रबानी को हुए हैं। तो अपना मतलब कि बहुत ही मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है इसकी सिकंदर रज़ा की, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने इनके ऊपर प्लान किया हुआ है कि इनको विकेट नहीं देनी और बाकियों को टैग करना है। तो मैच विनर है, क्लियरली हमें डिफरेंस दिखता है इनमें और बाकी बॉलर्स में बाबे के। शोएब अख्तर जो थे मीडिया पर बैठे थे, उन्होंने एक पॉइंट किया जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनकी एनालिसिस। उन्होंने कहा कि सिकंदर रज़ा जो पाकिस्तान में थे तो वो मीडियम पेस करते थे, वो फास्ट बॉलर बनना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा अगर आपको उनके साथ उनके खिलाफ रन्स करने हैं तो आपने अपने माइंड में करना है कि मैं एक मीडियम पेस को करूँ, क्योंकि पेस उनकी बॉल पर काफ़ी है। सेम टेक्निक आपको मीडियम पेस वाली यूज़ करनी पड़ेगी। तो उनका आप एनालिसिस कैसे देख रहे हैं? मैं शोएब अख्तर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, हम उनको देख के बड़े हुए हैं टीवी पे, पर वो एक बहुत अच्छे फास्ट बॉलर थे, उन्होंने दुनिया को डराया है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा इससे फ़र्क है, क्योंकि सिकंदर रज़ा एक बहुत ही स्मार्ट बॉलर हैं, और अगर आप उनको मीडियम पेसर की तरह खेलेंगे तो आपको बीट कर देंगे। उनके पास एक बहुत अच्छी कैरम बॉल है, उनके पास गुगली है, उनके पास ऑफ स्पिनर है, जितनी ड्राई कंडीशंस है बॉल ब्रेक हो रहा है। तो मैं एग्री नहीं करता कि आप अगर मीडियम पेस की तरह खेलेंगे तो वो आपको तंग करेंगे। सही है वो क्विकर वन मारते हैं बीच में, पर वो एक बहुत ही स्मार्ट बॉलर हैं, वो बैट्समैन को रीड करके बॉल करते हैं। तो जब तक आप उनको पिक नहीं करेंगे ना, देखें वो बॉल छुपा के लाते हैं पीछे ताकि आप उनका हाथ ना पिक करें। तो आपको उनसे हेड रहना है, उनकी बॉल्स को पिक करना है, हाथ से पिक करना है, तो फिर ही आप उनको डोमिनेट कर सकते हैं। बिल्कुल, और वो डोमिनेट करते हैं स्पिन विकेट्स पे, एंड सबके डिफरेंट पॉइंट्स हैं। मैं एक बताना चाहूँगा अबरार अहमद की और सुफियान मुकीम की जो स्पिन विकेट्स थी, और जो अबरार अहमद का रोल कैसे करते हैं, सुफियान मुकीम, दोनों को कैसे आप देख रहे हैं? मैं दोनों बहुत अच्छे बॉलर हैं। सुफियान मुकीम बहुत इम्प्रूव बॉलर हैं, अच्छे डोमेस्टिक में आउट करके वापस आए हैं। पर मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि अबरार अहमद पावर प्ले में बॉल कर रहे हैं, और पावर प्ले में जो आउट करेंगे 2 फील्डर बाहर के साथ नया बॉल कर रहे हैं, तो वो मैच की टोन सेट कर रहे हैं। तो अबरार अहमद का रोल बहुत क्रूशियल होगा, और मुझे ऐसे जैसे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका जा रहा है वहाँ T20 से, तो वहाँ एक ही स्पिनर खेलेगा। तो मैं अबरार को देख रहा हूँ इस टाइम टीम में, पर यह है कि दोनों अच्छे बॉलर हैं और दोनों पाकिस्तान का ब्राइट फ्यूचर है। और हमने देखा है कि चैम्पियन ट्रॉफी पे काफ़ी न्यूज़ चल रही थी, और आईसीसी ने एक दिन आगे भी बुलाया था बोर्ड्स को कि सोल्यूशन लेके आए। तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि मोस्ट लाइकली आ रहा है कि हाइब्रिड मॉडल लिया होगा जो एक्सपेक्टेड था, बट जो आप आगे हम देख रहे हैं कि जो है मोस्ट लाइकली न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान भी आगे नहीं जाएगा, जो इक्वालिटी पे मैच होगा। तो वो कैसे देख रहे हैं? इसमें 3-4 अपडेट्स हैं कि आईसीसी ने बोला कि पाकिस्तान और इंडिया सोल्यूशन निकालें, तो सोल्यूशन तो हाइब्रिड ही था फिर एंड ऑफ द डे। पर मोहसिन नकवी बहुत क्लियर उन्होंने बोला अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा, और आने वाले 4 सालों में इंडिया में 3-4 इवेंट्स हैं। वोमेंस वर्ल्ड कप भी 2025 में, 26 में वर्ल्ड कप है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिटर्न में मांगा है कि हमें फिर 26 में कोई फोर्स ना करे और आगे के इवेंट्स में भी कोई फोर्स ना करे। तो अभी तक इंडिया ने टाइम मांगा है कि हमें टाइम चाहिए, हम दे देंगे लिख के, पर उन्होंने कुछ श्योरिटी नहीं दी कि हम दे देंगे लिख के कि नहीं, पर उन्होंने टाइम मांगा है। पर अभी देखते हैं कि क्या होता है, क्या इंडिया भी लिख के देता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचता है तो फिर इंडिया भी चाहेगा कि उनकी कंट्री में ही हो, बाकी मैचेस तो हाइब्रिड हो जाएंगे। तो ये कुछ अपडेट्स हैं। मुझे लगता है कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी को जितना अभी बवाल मचा है, चैम्पियन ट्रॉफ़ी को हो जाने देना चाहिए, और अगर इंडिया क्लियरली लिख के दे देता है तो फिर ठीक है। और हमारी बेस्ट विशेस पाकिस्तान टीम को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में, ये रेस्ट 2 जो मैचेस रहेंगे इसमें भी, और हम सबकी तरफ से आपको गुड बाय, टेक केयर। आपसे हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। नेक्स्ट T20 का भी प्रीव्यू करते हैं, और उसमें हमारा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस आ रहे हैं, उसका भी हम प्रीव्यू करते हैं। तो टेक केयर, बाय एंड सी यू गाइस सून।